नमस्कार, मेरा नाम है अंबर श्रीवास्तव। आपने मुझे लंग कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से करवाने जा रहे हैं जिनको आपने अक्सर ही अपने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग देखा होगा और आप हमेशा उन लोग को देखना चाहते हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उन्हें अपने प्लेटफॉर्म तक ला सकते हैं। लेकिन आज की खासियत ये है कि वो दो व्यक्ति जिनको आप हमेशा अलग अलग देखते आए हैं और हमेशा देखना चाहते हैं, आज वो साथ हैं। और वो जब आपस में बात करेंगे तो निश्चित कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, चलिए देखते हैं उन लोग क्या बातें कर रहे हैं। आपने अंबर जी को सुनाई कि हम दो लोग मिलने वाले हैं, और दो लोग कौन है? तो मेरा नाम रवि प्रकाश है, आप मुझे जानते हैं। मैं लंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलता रहता हूँ। अब हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रभास हैं, जिन्हें पूरा देश जानता है, देश के जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पहले भी हम लोगों ने बातचीत की है और एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया है। आज कुछ अलग बात करने वाले, तो सर आपके हवाले। नमस्ते एवरीवन, एंड मैं मित्र को मिलने वाला हूँ। ये हमने पहले जब मिले हैं एज अ डॉक्टर या फिर एज अ, इन्होंने हमारी इंटरव्यू ली है, लेकिन कुछ चीज़ें रिसेंटली हुई जो कि वो हमें रियलाइज़ कराया गया कि ये इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम जिस तरह की हमने बातचीत पहले की थी, ये थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। और उसका रीज़न है कि एक बहुत ही बढ़िया अवार्ड मिला है हमारे मित्र रवि प्रकाश जी को। ये वर्ल्ड लंग कांग्रेस जो होती है हर एक साल, एंड इस साल वो कैलिफोर्निया में है। वहाँ पे इनको पेशेंट एडवोकेसी की अवार्ड मिली है, एंड वो संदर्भ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट अवार्ड तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट मैं अवेयर हूँ कि रवि प्रकाश जी कितनी मेहनत लगा के और कितने दिल से इस एरिया में काम करते हैं, एंड इसलिए ये आज की बातचीत बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी मुझे याद है, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको कि युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, और सचिन तेंदुलकर जब उनको फ़ोन करते थे, उन्होंने गॉड के नाम से सेव किया हुआ था कि तेंदुलकर का फ़ोन आया मतलब गॉड का फ़ोन आया। जब भी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, मेरे लिए भगवान का इंटरव्यू करने के बराबर ये बात है, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं लंग कैंसर के स्टेज 4 का पेशेंट हूँ, और पिछले 3.5 साल से मेरा इलाज हो रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। डॉक्टर कुमार प्रभास और इनकी टीम मुझे देखती है, और मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। तो बॉटम लाइन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत एहसानमंद हूँ इसलिए आपका, या इस पूरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का जो यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे परचेजिंग पावर उतना नहीं है, वहाँ पे इस तरह की रिसर्च की है कि हम जैसे लोग कम पैसे में भी इलाज करा के फिट रह सकें। जैसे मुझे मैं आपको पता ही है कि मैं एक ऐसी दवा पे, एक ऐसी टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी पे हूँ कॉम्बिनेशन पे, जो ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट है उसका सर्वाइवल। जो टारगेटेड थेरेपी एक बहुत महंगी है भारत में। एक मैं इंटरजेक्ट करूँ, आज की जो बातचीत है, जैसा कि हमारे एंकर साहब ने बोला है कि वो फ्री फ्लोइंग है, बट फिर भी थोड़ी सी रोल रिवर्सल है। आज थोड़ी सी रोल रिवर्सल है कि इंटरव्यू मैं ले रहा हूँगा तो इन द सेंस कि रवि जी के बारे में जानना है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता हैं। तो रवि जी, हम स्टार्ट करना चाहेंगे, ये कहाँ से सिलसिला चालू हुआ? कहाँ थे पहले आप? क्या करते थे? कहाँ से, किस जगह, कहाँ पले बढ़े, कहाँ पढ़ाई हुई, किस स्कूल में, कैसे जर्नलिज्म मैंने आपके इंटरेस्ट हुई, और कैसे आपने बीबीसी ज्वाइन किया? सर, मैं बिहार का हूँ, चंपारण का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ था, और लोग उसको जानते हैं, गांधी सत्याग्रह को। तो मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआती वहीं से हुई है, और बचपन मेरा वहीं बीता है। नानी जी के घर में रहता था, अपने मामा जी के यहाँ, और बाद के दिनों में फिर मैं अपने पिताजी के घर पे आ गया। तो शुरुआती पढ़ाई के बाद मैं जब पढ़ता था, तो जो बिहार के हर एक मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है कि वो IAS बन जाए, मतलब सिविल सर्विसेज की परीक्षा को वो कर ले, क्रैक कर ले। तो मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि ये तो क्रेज़ है, कर लेगा, और मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं तभी आर्टिकल्स लिखता था। कई बार आप देखेंगे कि जर्नलिज्म में क्या होता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, थोड़ी हैसियत हो जाती है, तो आपके आर्टिकल्स एडिट पेज पे छपते हैं। मतलब बड़े लोगों के कॉलमनिस्ट वो होता है जो बड़ा है जर्नलिज्म में। मेरी शुरुआत ही कॉलम लिखने से हुई, मतलब मेरा लेख ही छपा पहले।
तो एक अखबार में दिल्ली में मैं पढ़ता था, तो उन्होंने पहला लेख छापा, तो मुझे लगा कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, मुझे ये काम करना चाहिए। तो फिर मैंने जर्नलिज्म को चुना और मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे हरिवंश जी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो भी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। वो प्रभात खबर के संपादक थे, प्रधान संपादक, और मैं मोतिहारी में रिपोर्टर था। बाद के दिनों में जल्दी मेरा सब कुछ हुआ है, तो बाद के दिनों में उन्होंने मुझे पटना का न्यूज़ एडिटर बना दिया, फिर देवघर में रेजिडेंट एडिटर बनाया उसी अखबार का। तो जहाँ से मैंने स्ट्रिंगर के तौर पर शुरुआत की, उसी अखबार में संपादक भी रहा। फिर मैं ऑलमोस्ट कई अखबारों में मैंने काम किया। मैं दैनिक जागरण में गया, वहाँ पे मैं एडिटर रहा, उनके दोनों ही अखबारों में। दैनिक जागरण की कोलकाता एडिशन का एडिटर था। उनका एक अखबार आता है आई नेक्स्ट, जो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपता है वो, पर एक ही साथ हिंदी इंग्लिश होता है एक ही अखबार में, और यूथ को टारगेट करके। तो मैं उसका भी एडिटर था, आगरा में, रांची में, पटना में, जमशेदपुर में, 4 जगहों पर। और दैनिक भास्कर में भी मैं रहा डिप्टी एडिटर, उनके यहाँ भोपाल में था और ट्रेनिंग के पीरियड में। फिर ग्वालियर में माफ़ करेंगे, ग्वालियर मैंने उनका एक अखबार लॉन्च किया, डीवी स्टार। और फिर दोबारा मैं दैनिक जागरण में आया। ये सब करते हुए मुझे लगा कि नौकरी करते करते अब मोनोटोनस सा हो गया है। 2014 में मैंने जो है वो नौकरी छोड़ दी। मुझे लगा कि मुझे फ्रीलांस करना चाहिए। मेरा नाम, क्योंकि मैं यंग था, मैं 29 साल की एज में एडिटर था सर, तो मैं वो बच्चा था, मैं एग्रेसिव होकर काम करता था। ये हुआ, ठीक है, इसको कर लीजिए, अभी करिए, फटाफट करिए। तो हरिवंश जी ने साथ एग्रेशन देखा था, ऐसे बस एडिटर बनाया हो। तो फिर मैंने BBC ज्वाइन किया, मेरे कुछ दोस्त थे उसमें। तो मैंने कहा यार अब तो खाना वाने का संकट है, तो मुझे नौकरी चाहिए। तो BBC में मैंने झारखंड से काम करना शुरू किया, और वो लोग बहुत काइंड है कि मैं लगातार पिछले 10 साल से उसमें काम कर रहा हूँ। और जब मैं बीमार हुआ 2021 में जनवरी में, मुझे ये लगा कि मैं तो फ्रीलांस करता हूँ और मुझे इनवॉइस क्लेम करना पड़ता है, तो मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, तो इनवॉइस क्लेम किसका करूँ, क्योंकि वो स्टोरी वाइज पेमेंट था। लेकिन वो इतने काइंड थे कि उन लोगों ने फिर जो है मेरी एक सैलरी फिक्स की कि भाई तुम काम नहीं कर पाओगे तो कोई इशू नहीं है। आपको असाइनमेंट देते हैं तो पूछते हैं कि आप कर सकते हैं, तो देन यू डू, नहीं कर सकते हैं इत्मीनान से रहिए। इस पूरे चुनाव में मैंने 2-3 रिपोर्ट्स लिखी है, और मुझे वो पूरी तनख्वाह भेजते, मेरा घर चल रहा है। तो ये सफ़र है जर्नलिज्म का मेरा, और BBC चला रहा है मुझे। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड यू नो कई एस्पेक्ट आपके मुझे भी वो नहीं पता थे, वो मुझे आज पता चली। एंड जो आपने वो बात बोली वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि यू नो विच इज़ कि जो ओनर्स हैं, जो जहाँ आप काम कर रहे हैं, दे बीइंग सिंपैथेटिक एंड यू नो दे बीइंग काइंड, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पेशेंट्स को अगर कैंसर हो। एंड वो बड़ी सीखने की चीज़ है। जितने भी लोग हैं जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ बी काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का अपना सारा ट्रीटमेंट लेने में और आगे बढ़ने में। नेक्स्ट, अगर इन केस आपको हिचक ना हो तो फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताता हूँ। मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ही लोग टीचर्स थे। वो लोग प्रिंसिपल थे मिडिल स्कूल के, जो हमारे यहाँ होता है बिहार में, हमारे हर जगह होता है, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल कहते हैं उसको। और वो रिटायर करके हैं, मोतिहारी में रहते हैं वो लोग। और मेरे 3 भाई और 1 बहन है मेरी। सबसे बड़ा मैं हूँ भाइयों में, मतलब भाई बहन सब में। श्रीपुर मेरे गाँव का नाम है सर, वो नेपाल के बॉर्डर पे है। रवि जी, ये वाली बात भी मेरे लिए थोड़ी नई थी आपकी, नो फैमिली और उसके आप जिस जगह पे रह रहे थे और कैसे आप वहाँ पे ग्रो हुए। एंड आई एम श्योर ये कैंसर तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को काफ़ी तेज वो झटका देती है। कैसी थी आपकी जब फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर कहाँ बताया गया, कैसे हुआ, और वो क्या क्षण थे जब आपको बताया गया कि नो, जो कि भगवान ना करे किसी को हो, ये मैं हर एक को बोलता हूँ एज अ डॉक्टर, ये बट कैसे हुआ एंड हाउ वाज योर रिएक्शन एंड कैसे आपने हैंडल किया उस क्षण को जब ये चीज़ें बताई गई? मतलब अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट किसी को कैंसर होना अनफॉर्चुनेट है जी। मैं नॉन स्मोकर हूँ। जी हाँ, आप नॉन स्मोकर हैं। टेस्ट नहीं है, तो मैं कभी टेस्ट ही नहीं मैंने किया। शराब का तो टेस्ट मुझे था, मैं मीटिंग्स वगैरह में कई बार पी लेता था।
कैजुअली, मतलब मैं शराबी नहीं था शराब के मामलों में। सिगरेट मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, मुझे कभी इच्छा ही नहीं हुई, ना मैंने कभी गुटखा खाया, तंबाकू का मेरे अंदर वो नहीं था। लेकिन जनवरी 2021 की बात है सर, इनफैक्ट 2020 की बात है, अक्टूबर में छठ जो होती है पूजा हमारे यहाँ बिहार में और झारखंड में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में। तो मेरा क्या हुआ था सर कि छठ की पूजा थी, उसके पहले मेरी खखाड़ में हल्का सा पीन वाइज वो आया, ब्लड आया, ओके, एकदम पीन टाइप का। मैंने जाके उसको, मैंने देखा कि हाँ ये खून है, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं। 10-12 दिनों के बाद फिर दोबारा आया, तो मैंने उसका फोटो क्लिक किया। अच्छा, दोबारा खून खांसी में फिर से आया, तो मैंने फिर उसको फोटो क्लिक किया, फिर मैंने गूगल किया, तो गूगल में ये था कि लंग कैंसर का सिम्टम है, तो मुझे लगा मुझे नहीं होगा। तो मेरा ब्रदर इन लॉ छोटा, मेरी पत्नी का छोटा भाई, वो एम्स पटना में डॉक्टर था, उसको रेजिडेंट था, सिंगल रेजिडेंट। मैं उसको भेजूँ, लेकिन मैंने उसको भी नहीं भेजा, मुझे लगा कि मुझे नहीं होगा, और हम इग्नोर करके चले गए। दिसंबर में क्या, फिर कोई सिम्टम नहीं आया। दिसंबर में वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई, डीप ब्रीदिंग, सांस में तकलीफ आने लगी। हाँ, लगा कि हम गहरी सांस नहीं ले पाए। तो मैंने एक एक्सिक्यूटिव बॉडी चेकअप प्लान लेके हॉस्पिटल में वो करा लिया। तो उसमें निमोनिया आया था चेस्ट के एक्सरे में, लेकिन जो डॉक्टर साहब देख रहे थे, जो ओपीडी भी डॉक्टर साहब उस पैकेज में थे, उन्होंने शायद बहुत ध्यान नहीं दिया, तो वो ठीक खत्म हो गई। लेकिन मेरे साले ने कहा कि नहीं, निमोनिया होगा कैसे, आप कोविड टेस्ट तो कराइए कम से कम। तो मैं फिर कोविड टेस्ट करा लिया और कोविड नेगेटिव आया, तो बोला ठीक है, दिक्कत नहीं है, निमोनिया ठीक हो जाएगा। और खांसी सर होने लगी, तब तो जनवरी आ गया 2021, और वो खांसी ठीक होने रही थी। मैं फिर ब्रदर इन लॉ की दवा लेके और वो खाता रहा। तो जो होता है, ये मैं बताने इसलिए भी चाहता हूँ कि जो हम लोग लेते हैं ना कि डॉक्टर के पास नहीं गए, 500 रुपये फी बचा लिया, दवा मांग के खा लो। तो हमने व्हाट्सएप पे दवा मांग के खाई, खांसी ठीक होती थी, फिर हो जाते थे। तो मेरे एक दोस्त है डॉक्टर कुमार निशीत, यहाँ पे रांची में, वो पल्मोनोलॉजिस्ट है। तो उनको मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि रवि जी का ऐसा हो गया, तो आपको, तो बोले कि अभी आ जाइए, हम खाली बैठे। अच्छा, उन्होंने बताया गया, बोले कि अभी आके मिल लीजिए, आ जाइए। तो हम लोग गए अपने पूरा लेके, एक्सिक्यूटिव चेकअप तो हो ही गया था, सब कुछ था ही हमारे पास, रिपोर्ट सारी थी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अच्छा ही है, हम भी एक्सरे कर लेते हैं, एक्सरे मशीन है ही अपनी, तो बाहर जाना नहीं तो हम कर लेते हैं। उन्होंने एक्सरे किया, देखा, फिर आके उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम कि उनको शायद डाउट तब हो गया, क्योंकि वो जानते थे, मुझे तो बता नहीं पाया, वो पीरियड डिफ्यूजन था। और उसी फील्ड में है, वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो इसलिए उनके फादर भी बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट थे, रांची के। तो पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो लंग के स्पेशलिस्ट हों, तो इसलिए जो कि इनकी तकलीफ उसी से रिलेटेड थी, इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। यस सर, प्लीज प्लीज। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपकी इसमें छाती में पानी, इसको पीरियड डिफ्यूजन कहते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसको निकाल लेंगे, इसकी वजह से खांसी है, वो ठीक हो जाएगी फिर खांसी। तो उन्होंने मेरा वो कहा कि पहले आप जो ये होता है कि भैया HIV टेस्ट करा लीजिए, और भी कोविड टेस्ट करा लीजिए, कोविड था उस वक्त, तो टेस्ट सब निगेटिव आ गए। तो मेरा वहीं के हॉस्पिटल में रांची में वो निकाला गया पानी। वो डॉक्टर बड़ी काइंड थी, लेडी डॉक्टर, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा मैम कैसे निकालेंगे, छाती में छेद करेंगे, स्ट्रॉ होता है ना जैसे हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, वैसा से स्ट्रॉ डाला, सिर्फ ये लगेगा कि कुछ जा रहा है, कोई पेन नहीं होगा, और यूजी गाइडेड हो रहा था वो, तो आप सामने देख पाएंगे जा रहा है क्या जा रहा है। तो मैं बैठ गया और पीठ से निकाला, और बहुत आसानी से, मुझे लगा अरे अब तो खत्म हो गया, कुछ है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको भेज दिया टेस्ट के लिए बिना बताया, तो वो नॉन मेलिगेंट था, मेलिगेंसी नहीं थी उसमें। लेकिन जो टीबी का देखते हैं ना कि भाई इतना हो जाए तो टीबी होता है, वो भी नहीं था। तो उनको डाउट था, उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने व्हाट्सएप में भेजा रिपोर्ट सर ये आई है, फिर कोई बात नहीं है, एक CT करा लीजिए ना, थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। तो CT स्कैन के लिए बोला कि CT स्कैन करा लीजिए, ओके। मेरा CT स्कैन हुआ, तो आराम से गए मेरे एक दोस्त के साथ, और CT स्कैन से वो तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया कि वो क्या रहा है ये सब, तो मैंने गूगल किया, तो मुझे ये लगा कि ये सिम्टम लंग कैंसर का हो सकता है, मुझे थोड़ा पता चल गया था। और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी डाउट था, जो डॉक्टर है, कि ये लंग कैंसर हो सकता है, बोला होना है, भगवान करे आपको TB हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर कैसा है जो बोलता है कि आपको TB हो जाए, तो एक्चुअली वो चाहता था कि लंग कैंसर को नहीं। तो सर वो रिपोर्ट आई, वो उसमें दिख रहा था कि स्कैन में कि मुझे कैंसर है। तो जब रिपोर्ट मैंने ले ली, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे लग गया कि वो कैंसर है। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि सर रिपोर्ट मिल रही है, और तब मैं अकेला गया था। तो उन्होंने देखा सर
और फिर वो लाइट जला के वो बोल ही नहीं पा रहे थे, मतलब कोई है नहीं। हम बोले सर क्या मरीज तो नहीं, हमें को बताइए होना क्या है। तो लास्टली उन्होंने मतलब मेरे बदन से बात की, इससे कहीं और बात की, फिर वो बाहर से अंदर आए। फिर मैं लैब से आता हूँ उनको देख के, सीडीडी देखी, वीडियो भी देखा हो, फिर आके बोले कि आपको लंग कैंसर है। तो हाँ ये लंग कैंसर है और आप 4th हैं आज मेरे मरीजों में जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ। मतलब 4 लोगों को सिर्फ एक दिन में लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था रांची में। मतलब एक फ्लो ज़्यादा था। तो मैंने कहा ठीक है क्या है ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट सब देख के तो लग रहा है कि ये स्टेज 4 है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम है, तो अपन उसको कॉपी करेंगे क्योंकि स्टेज स्कैन है तो इससे एग्जैक्टली नहीं बता। तो फिर एक और डॉक्टर हैं, माफ करिएगा, जो न्यूरो के बड़े डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने कहा कि नहीं जब यहाँ ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है हाँ, तो अब दूसरे क्यों कराना है, फिर जहाँ कराना है वहाँ बेटर वहाँ चले जाइए एंड वहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर, और सर बहुत ही झटका लगा था मुझे, मैं अकेला था और मुझे लगा कि मैं आई वांट टू नो वो क्या, व्हाट वाज दैट। मुझे बहुत मेरे लिए बहुत ही डर था। मुझे मतलब मैं डॉक्टर सामने रो नहीं सकता था, और नीचे मैं आके छोटी शहर में रहता हूँ तो मुझे लोग जानते हैं थोड़े बहुत, और नीचे आके मैं रो नहीं सकता था क्योंकि सड़क पर भी देखिएगा। तो मैं रोना चाहता था और मैं रो नहीं पा रहा था, ये स्थिति थी। तो फिर मैं नीचे आया, मुझे एक प्रोग्राम के लिए कहीं जाना था। मैंने पहले उनको फ़ोन किया कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा ऐसा है। तो फिर खैर वो मान गए और मुझे मैं वाइफ को बताऊं, और मेरे फादर मतलब कलकत्ता में थे छोटे भाई के यहाँ। तो मुझे लगा मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को, बेटी को बताऊं, क्योंकि बेटी का सर तत्काल IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ था, उसने IIT क्रैक किया था। तो 3 ही महीने के बाद ये वाला हो गया। तो फिर मैंने सर वो टैक्सी लिए हम घर आए और घर पे आके हमने बताया कि ये, तो सब लोग रोना चाहते हैं। मुझे रोना होना नहीं है, अब तो हो गया है ना, तो हो गया तो ट्रीटमेंट कराना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो ताकि भाई पैसा कितना लगेगा और कहाँ जाया जाए ये सब कुछ। तो फर्स्ट लाइन ये था कि भाई TMS मुंबई जाना है। तो एक बात हो कि अपना आदमी यू नो बीमारी की डायग्नोसिस हो वो तो हैंडल कर रहा है, फिर पता चलता है कि परिवार को भी हैंडल करना है कि परिवार गेट्स ब्रोकन मीन्स इन द सेंस कि इमोशनली एंड देन इट कम्स फाइनेंसेस। तो एक तो है कि अपना इमोशनल हैंडल कर रहे हैं, फिर फैमिली कर रहे हैं, एंड नाउ फाइनेंसेस एंड रिसोर्स की बात आती है कि क्या है मेरे पास जिसको हम यूटिलाइज करके। तो गुस्सा ही नहीं, तो मुझे लगा कि भाई क्या करें। और फिर था कि भाई टाटा मेमोरियल में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में, एक आम धारणा कि बड़ी भीड़ होती है, होगा ही नहीं ये वो। तो सर मैं 1 फरवरी की शाम को वहाँ से मैंने फ्लाइट ली, मैं आ गया रात को मुंबई। 2 तारीख को यहाँ आए, एडमिशन मिला, डायग्नोसिस का प्रोसेस चला, और मैंने फिर कंपेयर करके डॉक्टर साहब से जो मुझे देख रहे थे रोज जाके कि सर मेरा एक कीमो कर दीजिए। बोले अरे भाई आपको मॉलिक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट आएगी, टारगेटेड थे क्योंकि आपको कीमो लगेगा ही नहीं, अगर पॉजिटिव मिलता है तो क्यों कीमो कराना चाहते हैं। बोले सर आप मुझे निकाल देंगे यहाँ से 7 दिन के बाद, और फिर हम आके कराएंगे OPD में, और कहीं हम दे दूसरों को, मेरी तो पता चला कि हम तो गए दुनिया से। सर कोई नहीं लेता, पहला पेशेंट मिल रहा है जो कहता है कीमो कर दो। तो मतलब ये कि पेशेंट की जो फीलिंग रहती है कि जल्दी ट्रीटमेंट चालू करो, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है कि देखो मेरी बीमारी आई है, मुझे पता चला है, आप बोल रहे हो कि ये बीमारी है, ये बीमारी अच्छी नहीं है, और ट्रीटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। ये एक हो जाती है कि नहीं भाई रिपोर्ट तो आएगी जब आएगी, लेकिन पहले ट्रीटमेंट कुछ तो। 22 दिन लगेगा, मॉलिक्यूलर रिपोर्ट आने में 22 दिन लगेगा, बायोप्सी रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उसमें 22 कुछ स्पेशल टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट हम बोलते हैं, वो आना होता है, लेकिन पेशेंट की फीलिंग रहती है कि भाई 22 दिन वेट करना। हाँ, तो मैंने कहा मेरा कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम आपका कर देते हैं। तो मैंने पहली कीमोथेरेपी सर ले ली यहाँ पे, और फिर मुझे लगा अच्छा ये कुछ नहीं होता है, अब हम चल सकते हैं आराम से, और अगले दिन डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं आपको रहना मुंबई में, अब रांची नहीं जा रहे हैं ट्रैवल करके, मुंबई में रहेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद डिसाइड करेंगे फिर जो करना। बट इसके बीच में जो मैं पूछना चाहूँगा कि फैमिली में क्या हो रहा था ये, क्योंकि क्या होता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि वो एक इंसान को ही नहीं असर करती है, वो पूरी फैमिली को असर करती है। सर मेरी उम्र 45 थी साल, 1 जनवरी को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने जन्मदिन हाल ही मनाया था, और मेरी वाइफ मुझसे 4 साल छोटी है। तो आप सोचिए कि 40-41 साल की लेडी वो ये लगे कि हम वीडियो हो सकते हैं जल्दी, तो क्या पड़ेगा। और एक बच्चा जो अभी हाल ही में IIT गया है, और क्लासेस ऑनलाइन थे, अभी खुला नहीं था कोविड की वजह से, जिसने IIT देखा भी नहीं कैंपस, और उसके फादर को डायग्नोस हो गया। तो ये तो मेरा जो
जो लोग मेरे साथ रहते थे, 3 लोग, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उनका उन पे जो इम्पैक्ट था। और फिर पापा बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको लगा कि अच्छा हम मोतिहारी पहुँचते हैं तो कुछ पैसा वैसा भेजते हैं, मतलब वो पैसे के इंतजाम में थे। और मेरा थर्स्ट ये था कि मेरे साथ वैसे लोग हैं जो समझते हो बीमारी को, तो मैंने अपने ब्रदर लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप डॉक्टर हैं तो आप चलो, समझोगे ज़्यादा। तो वो मेरे साथ था। और मेरी बहनों जो पुणे में रहते, तो उनको कहा कि भाई आप नज़दीक हैं तो आप आ जाइए, और उनका वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो ये 2 लोग थे। मैंने किसी महिला, मतलब मैं वाइफ को लेके नहीं आया, मुझे लगा कि ये लोग अगर इमोशनल होंगे तो मुझे भी इमोशनल होना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। तो हम 3 मेल्स थे, कोई फीमेल नहीं। मेरी बहन आई थी और बच्चों के साथ मिलकर गई। तो ऐसा था सर, बड़ा मतलब कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग समझना चाहते थे क्या है, कैसे ठीक होगा, कितना लगेगा पैसा, लाइफ कितनी बची। और मेरा सबसे ज़्यादा थर्स्ट था लाइफ पे। तो जो पहले दिन मैंने यहाँ पे, मेरी मतलब डॉक्टर देवयानी से हुई थी, तो मैंने पहले ही दिन पूछा कि मैडम ये बता दीजिए कि लाइफ क्या है। बोले सब पता चलेगा आपको, अभी सिटी स्कैन है, ये फोटो है, अभी डायग्नोसिस होने दीजिए, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। मैंने कहा मैडम बता दीजिए, मेरे साथ सिचुएशन में कुछ अरेंज करना चाहता हूँ चीज़ें। तो उसने कहा कि या आपको पता चले कि मैं आपको कुछ बताती हूँ कि अगर आप 5-6 साल पहले आए होते, शायद हम ये कह रहे होते कि 6 मंथ के आसपास लाइफ रहती है। अब हमारे पास सालों रहने वाले मरीज हैं। तो मैंने कहा सालों कितना रहते हैं, तो वो आपको डॉक्टर बताए। एनीवे, तो ऐसे सर इम्पैक्ट ऑफ फैमिली पे मेरा थर्स्ट था कि मुझे ये जानना है कि लाइफ कितनी है, और लाइफ जितनी भी उसमें मैं चीज़ों को अरेंज कर सकूँ। क्योंकि बच्चा पढ़ ले, और अगर मैं डेथ होती है तो फिर वाइफ को दिक्कत नहीं, वो फैमिली चल जाए। तो ये था सर। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली, एंड ये सबके लिए है कि जैसे मैंने बताया कि ये पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करती है। और वो जो पेशेंट है, खासकर अगर वो पेशेंट उसके वो घर भी चला रहे हों, तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपनी डायग्नोसिस के लिए भी हैंडल करें, ट्रीटमेंट भी हैंडल करें, और अपने फैमिली के लिए भी प्लान करें। तो दे रियली गो थ्रू अ लॉट। इस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गेयर फ्लिप करेंगे। उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुई, ये कैसे ख्याल आया कि सोसाइटी को वापस दी जाए? सर मुझे क्या हुआ ना कि क्योंकि उसके बाद बट पहले कैसे ख्याल आया कि इस सोसाइटी को वापस दी जाए? देखिए, मुझे जब कैंसर हुआ तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ फिनांस कुछ नहीं था, मतलब इतना नहीं था कि मेरा इलाज खराब है, और रहने वाले लोग भी नहीं थे साथ में कि बहुत लोग आगे रह रहे हों। मैं 2 लोगों के साथ आया, तो मैंने बताया आपको। तो मुझे सोसाइटी नहीं दिया। मेरी देश भर के पत्रकारों ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखे, रवीश कुमार ने भी लिखा, और मेरी अपनी कंपनी बीबीसी के तमाम साथियों ने अपनी सैलरी से पैसे भेजे, और मेरे पास मेरे अकाउंट में कैसे पैसा आने लगा ये पता ही नहीं चला। और लगा कि नहीं, ट्रीटमेंट तो हो जाएगा भाई, ट्रीटमेंट का पैसा नहीं घटना। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ फिल्म बनाते हैं, अविनाश दास, वाई हॉस्पिटल, बोले कि पैसे की वजह से ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा, 1 करोड़ लगेगा तो वी विल डू, बाकी का आप अरेंज करिए कि ये हम लोग करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं रुकने देंगे। तो मुझे सोसाइटी ने बैक किया था, बैकअप सोसाइटी का था। फिर जब मैं यहाँ से लौट के गया था सर, जब सब कुछ डिसाइड हो गया, मैं रांची गया वापस, तो मेरी गवर्नमेंट ने मुझे मदद किया। झारखंड गवर्नमेंट ने मुझे, इंडियन गवर्नमेंट ने मदद की, क्योंकि मैं एक एटेटेड जर्नलिस्ट हूँ, तो पीआईबी ने भी मुझे मदद की थी आर्थिक। तो मुझे लगा सब तो सोसाइटी ने दिया है, मुझे नाम सोसाइटी ने दिया, मुझे रोटी सोसाइटी ने दी, जब बीमार तो मेरा इलाज सोसाइटी ने कराया, तो इस सोसाइटी को तो लौटाना पड़ेगा। पहले अपना इंतजाम कर लो, आपके बच्चे की पढ़ाई न रुके, उनका खाना का इंतजाम हो जाए, फिर आपको सोसाइटी को लौटाना है। और तब मैंने सोसाइटी को लौटाना शुरू किया, जो भी मैं लौटा पा रहा हूँ, और मैं आखिरी सांस तक इसको लौटाऊंगा, क्योंकि मेरी सांसें ही चलनी सोसाइटी की हो ही नहीं पाता सर। ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट था आपका। एंड कई बार हम अपनी तकलीफ़ के टाइम पे, क्योंकि हम इफ़ेक्टेड होते हैं, हम भूल जाते हैं कि आसपास के कितने लोग अपना हाथ आगे करते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को हम झेल पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई। हम कई बार अपनी तकलीफ़ में ये चीज़ भूल जाते हैं, और ये हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही है बोला आपने, ये हम सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर
आपने कई फॉर्म्स में वापस दिया है सोसाइटी को, बट आपके हम मुँह से सुनना चाहते हैं, मेरा बोलना मतलब मैं बट आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। एंड कैसे आप टाइम निकालते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी अपनी जॉब है, घर की जिम्मेदारी है, और उसमें से ये टाइम निकालना कि हम ये इतनी सारी चीज़ें कर पाएँ, तो पहले क्या क्या चीज़ें कैसे करते हैं एंड कैसे उसको मैनेज करते हैं। एंड वो इसलिए भी मैं जानना चाहता हूँ, मेरा इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है कि और लोग भी इस बात को सुनेंगे तो शायद इस चीज़ में और जुड़ेंगे। देखिए सर, हम लोग जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये एक कमरा है। इस कमरे को किसी ने बनाया है, ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगा होगा, पेंट किया होगा किसी ने, फिर फर्नीचर लगा होगा, सब में कंट्रीब्यूशन है किसी न किसी का। हम सीधे से डिनाई नहीं कर सकते कि हमने पे किया, हमें ये मिल गया। ये कंट्रीब्यूशन से मिला, जिस सड़कों पे हम चलते हैं वो हमें कंट्रीब्यूशन से मिला है। जिस देश में हम रहते हैं वो देश लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलता है। वेलफेयर स्टेट है हमारा, तो आपको लौटाना तो है ही है, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ी भी सेंसिटिव तो। और मुझे मैं दोबारा कहूँगा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था के लिए काम करता हूँ, BBC के लिए, वो कलेक्टिव न्यूज़ रूम है, जिसने मुझे फुर्सत दी कि तुम ये काम कर, तो एडवोकेसी करनी है, यू डू। पैसा हम भेजेंगे, तुम्हारे घर की रोटी दाल का खर्चा वो हम भेज रहे हैं, उसकी दिक्कत नहीं होगी। और उन्हीं की बदौलत से मेरा बेटा IIT से पास आउट हो गया, और मुझे कहीं से कर्ज नहीं लेना पड़ा उसको पास कराने के लिए। इसलिए कि मेरी तनख्वाह आती रही और सब कुछ होता है, मेरे दोस्त तो उसने मदद की। तो मैं क्या करता हूँ सर, मुझे मेरी कंपनी ने दिया हुआ टाइम, फैमिली में बेटा दिल्ली में रहता है, तो हम और वाइफ 2 ही लोग रहते हैं। एक मेरा पेट है छोटा सा, सैम उसका नाम है, 3 लोग। तो मैं बाकी का वक्त, जब भी मेरी तबीयत ठीक रहेगी, तबीयत भी डिपेंड करती है, आप जानती हैं, कभी खराब होगी, कभी अच्छी है। क्योंकि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये ना अगेन सबको जानने के लिए ज़रूरी है कि रवि जी जैसे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, जब ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट में ना दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे टाइम रहते हैं, उस वक्त कई बार इनको काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एंड ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि वी नीड टू फैक्टर इन कि जब उन्होंने ये सारे काम किए हैं, इस चीज़ के होते हुए भी किए हैं। यस सर, प्लीज़ सर, मुझे मेरे चेहरे को देखिए, ये कंप्लीट बदल गया है। मुझे रैशेस होते हैं पूरे बदन में, और बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं होते ही होते हैं। तो जब भी मैं ठीक रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ। अब कैसे करते हैं, तो एक जो सबसे अच्छा माध्यम है वह सोशल मीडिया। तो कोई ट्विटर पे मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, कई लोग मतलब 13,000 से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे 5,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया पे मेरी रीच जो है अच्छी खासी है। तो मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, खासकर ट्विटर पे, कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है, ऐसे होता है, डरने की बात नहीं है। मेरा इतना कीमो हुआ है, आप कीमो से डरते हैं, मैं 3.5 से करा रहा हूँ लगातार हर 21वें दिन, और मैं आपके सामने हूँ, डरिए मत। मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, आपका अपना ओपिनियन होगा, आपको लोग एडवाइस करेंगे, लेकिन मैंने कोई हल्दी एक्स्ट्रा नहीं ली है। मैं उतनी ही खाता हूँ जो दाल में पड़ती है या सब्जी में। मैंने कोई बीज का जूस नहीं पिया अलग से साइड इफेक्ट्स के लिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स देते हैं दवा। मुझे ऐसा सोचता है आप दवा देते हैं, मुझे डायरिया होता है, मेरे पास दवा है। मुझे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी है, तो मुझे दर्द होता है पेट में, उसकी दवा है, वो मैंने लिया। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ता, मैं कोई एक्स्ट्रा योगा नहीं करता। तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं करता हूँ। तो मैं ये बताता हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि लोग इनकरेज हों ट्रीटमेंट के लिए, टुवर्ड्स ट्रीटमेंट कराना है। और फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोग जानते हैं, मेरी इमेज थोड़ी ठीक है झारखंड में भी और इस देश के हिंदी समझने में भी, तो मेरी बात को सुनते हैं। और मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन जी, जो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, या अभी जो चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन साहब। तो हेमंत सोरेन जी ने चीज़ों को समझा। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपको लंग कैंसर का समझाना है, तो बोले ठीक है आइए। तो इत्तेफाक से उनकी एक दोस्त की डेथ लंग कैंसर से हुई थी हैदराबाद में, और वो 6 महीने सर्वाइव कर पाए थे। उनकी 2 छोटी बेटियाँ थी। तो उन्होंने पहले अपनी कहानी मुझे बताई कि ये हुआ था। आपको देखते तो कलेजा चौड़ा हो जाता है। मुझे सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेरे पास बहुत पैसा लगता है, ये जो योजना है ना मुख्यमंत्री गरीब बीमारी उपचार योजना, इसका वो अपर लिमिट बढ़ा दीजिए। कितना करते हैं? जैसे राजस्थान में तो 25 लाख है, बस हो गया, चीफ मिनिस्टर 25 लाख करते हैं चिरंजीवी योजना, तो करने को तो आप ये भी कर सकते हैं।
लेकिन आप जो भी कर सकते हो प्लीज़ करिए। और उन्होंने किया सर, उन्होंने 10 लाख रुपए की लिमिट कर दी। और एक अस्पताल में, मतलब टाटा का जो कलकत्ता वाला अस्पताल है PMC, वहाँ पे 25 लाख रुपए तक का सपोर्ट झारखंड गवर्नमेंट करती है अगर आप झारखंड के निवासी हैं। शर्तें हैं, शर्तों को आपको वो मानना पड़ेगा तो हो जाएगा। मतलब आपकी आमदनी इतनी होनी चाहिए, फिर आपका जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे। हाँ, उसके बेसिस पे होता है। तो मैंने फिर पावरफुल लोगों से जो मुझे जानते हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी थे, या हरिवंश जी जो राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हैं, या जो MPs मुझे जानते हैं, इन सबसे कह के कहलवा के जो भी मुमकिन फोरम में मैंने वहाँ बात की। और आप जानते ही हैं, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि आप हमारे मेंटोर हैं लंग कनेक्ट में, जहाँ अब आपको क्या बताना है, लेकिन मैं क्योंकि नहीं प्लीज़ जरूर बताइए जानते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो कि रवि जी इनके ग्रुप ने लिया। बट मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है कैसे आप लोग साथ में आए, कैसे किया, और ये कितने बड़े पैमाने पे वेबसाइट पे मीटिंग में कैसे इसको इतने आगे ले जा पा रहे हैं? सर अभी मैं 3-4 दिनों पहले रांची के एक FM चैनल पे था, मैंने कहानी सुनाई है उनको संडे को, लास्ट संडे कि, और हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि लंग कनेक्ट के मेंटोर आप हैं और आप जैसे डॉक्टर्स हैं। लंग कनेक्ट लंग कैंसर के पेशेंट का सपोर्ट ग्रुप है जो सिर्फ लंग कैंसर के पेशेंट के साथ बात करता है। लोग आपस में बात करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि हमारे पास 6000 से ज़्यादा लोगों का मेंबरशिप, मतलब 6000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं अब तक। 108 बार हमारी मीटिंग्स हुई हैं, 108 बार। और ये मीटिंग क्या होती है, ये जूम पे होती है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग है, हर महीने फिक्स्ड टाइम पे होती है। और 3 चैप्टर्स हैं हमारे। एक पैन इंडिया चैप्टर है जो मुंबई से हम लोग करते हैं, पूरे देश के लोग इसमें जुड़ते हैं, और बांग्लादेश के लोग भी जुड़ते हैं और नेपाल के भी लोग। मैं नेपाल गया था, मुझे एक परिचित मिल गया। मैं लास्ट ईयर जब सार्क फेडरेशन ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट के सम्मेलन में था तो लंग कनेक्ट से जुड़ा हुआ था। तो ये 3 देशों के लोग हैं, ज़्यादातर भारत के लोग हैं। तो वो मीटिंग होती है तीसरे शुक्रवार को हर महीने शाम को। और 2 और चैप्टर्स हैं हमारे। एक गुजरात चैप्टर है जो अलग मीटिंग होती है, और एक बिहार उत्तर प्रदेश का चैप्टर है, उसकी एक अलग मीटिंग होती है। सब मिलाकर हम लोगों ने 108 बार मीटिंग की है। और इस मीटिंग में क्या होता है, डॉक्टर्स तो होते ही, आपको भी उन्होंने कई बार तंग किया उसमें, और कई सारे डॉक्टर्स आते हैं और मरीजों की बातों का जवाब देते हैं। इसके अलावा हम जैसे मरीज होते हैं जो अपनी चीज़ें बताते हैं। जैसे मुझे लगता था कि मेरा 60 कीमो हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा है। पता चला कि प्रेमचंद गुप्ता जी हैं आगरा में, उनका 82 बार कीमो हुआ है, जेपिटिनी+ कीमोथेरेपी, और वो फिट हैं, वो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, एक्टिव है। तो ये लंग कनेक्ट है जिसमें, और हम लोग इसको काफ़ी बढ़ा रहे हैं। बाद में लगा कि लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, लंग कनेक्ट को ठीक है आप कर तो रहें, ये कोविड में शुरू हुआ, आपने किया। और संजीव जी हमारे साथ, संजीव शर्मा जी थे, जिन लोग ये सब उन्होंने शुरू की, क्योंकि कोविड में कोई तरीका नहीं था लोगों के मिलने का, जानकारी के लिए। लंग कैंसर के मामले बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में, नॉन स्मोकर तो हो ही रहा है। तो ये काम है। और दूसरा जो सोसाइटी को लौटाने की बात है कि क्यों, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं ना, मैं तो अंधेरे में था। मुझे जो कुछ भी दिया सोसाइटी ने दिया। मैं जब बीमार हुआ तो मुझे सोसाइटी ने मेरा इलाज कराया। मेरी कई बार मतलब मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ और सेंसिटिव लोग हैं सब लोग, ठीक है, कुछ सबके अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन कई बार परिवार के लोग भी नहीं आए और तब सोसाइटी के लोग आए। हम चलते हैं भैया मुंबई, आप बॉम्बे आपके साथ। तो जिसने सब कुछ दिया है, जिसने फिनेंशियली मदद की, जिसने मेंटली मदद की, जिसने इमोशनली मदद की, फिजिकली मदद की, सोसाइटी को तो लौटाना ही चाहिए। और कुछ भी आप करते हैं, ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बना हुआ है ना, मैडम मेहर भाई को कैंसर था और मैंने एक जगह रतन टाटा साहब का वो छोटा सा क्लिप देखा था और पढ़ा था कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम, जब वो यंग थे और उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ कैंसर का, तो तब के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ये ऐसे क्या बात करते हैं। बाद में जब कमान उनके हाथ में आई, इसको खोला और आज इस देश का ही नहीं, बांग्लादेश के लोग तो मिलते ही, अभी जब भी आप आइए तो बांग्लादेश के लोग रहते हैं, नेपाल के लोग रहते हैं, दूसरे देशों के लोग रहते हैं। मैंने साउथ अफ्रीकन को भी देखा यहाँ पर। तो इतना बड़ा अस्पताल बन गया। तो क्यों बना? क्योंकि रतन टाटा साहब ने कंट्रीब्यूट किया।
तो जो सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है उसको क्यों नहीं वापस करना? अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी और को धोखा नहीं देने जा रहे। अगर मुझे मिलने नहीं आता वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर आप सोसाइटी को नहीं देंगे तो आप अपने आप को धोखा देंगे। और बहुत अच्छी बात है मंदिर में, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं मंदिरों में मेरी आस्था है, मैं प्रणाम करता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, चर्चेज में भी, गुरुद्वारों में भी। वहाँ डोनेट करना चाहिए कि वहाँ भी लोग अच्छा काम करते हैं। पटना में महावीर कैंसर महावीर बहुत बिल्कुल, वो हनुमान मंदिर का हॉस्पिटल जी, बड़ा ब्रिलियंट उदाहरण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, एक ही रुपया से जो भी आपके पास है हॉस्पिटल में भी दान करना चाहिए, जाकर दीजिए। कभी खिला कर देखिए खाना किसी को। जब मैं लाइन देखता हूँ यहाँ पे लोगों की खिचड़ी के लिए और लोग खिला रहे होते हैं, मेरा सम्मान से सिर झुक जाता है। मतलब हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये है सर सोसाइटी को लौटाने की वजह। नहीं बिल्कुल, जो दो चीज़ें आपने बताई वो एक तो है कि लंग कनेक्ट, जहाँ की पेशेंट जो है, और लोग तो बताते हैं इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है कि जो आदमी उस चीज़ से गुजर चुका है उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है, और वो पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे पाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो एक बड़ी ही अच्छी शुरुआत है इस चीज़ के लिए। एंड दूसरा चीज़ आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो इंसान को सहायता करता है वो भगवान का काम है, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एंड वो आपने शुरू में बात में की थी, बट मैं चाहता था उसको थोड़ी देर बाद पूछने के लिए, इसलिए मैंने एलाबोरेट नहीं किया। ये जब ट्रीटमेंट डिसाइड किया आपने, तो ये थोड़ी ट्रिकी तो थी, क्योंकि ये भी डिस्कशन थी, देखो ये चीज़ हमने यहाँ काम किया हुआ है और अगर आपको भरोसा है तो आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। तो वो कैसे आपने डिसीजन लिया, एंड आपको कैसे भरोसा था इस चीज़ पे कि नहीं ये ठीक है, ये हमारे यहाँ हुआ है, हमारे देश में हुआ है, ये ठीक है, ये भरोसा कैसे हुआ और कैसे डिसीजन लिया आपने? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। हाँ। तो टाइम लेके जब मैं यहाँ आया था तो मेरे एक परिचित डॉक्टर अविनाश पटना में थे, वो मेरे साले के सीनियर थे। उन्होंने कहा तो डॉक्टर कुमार प्रभास का बोर्ड 304 देख लेना, वहाँ पहुँच गए तो इलाज हो जाएगा। तो एक इत्मीनान था कि यहाँ आएंगे तो इलाज हो जाएगा। हम लोग सामने की कुर्सी पे जो भी डॉक्टर होता था उसको समझते कि ये डॉक्टर कुमार प्रभास है, आपको पहचानते नहीं थे। तो जब मेरा ट्रीटमेंट डिसाइड होने लगा, डॉक्टर सुनील चोपड़े थे, बहुत पेशेंसली उन्होंने मुझे चीट पे, वो चीट मैंने रखा हुआ अभी तक, कभी किताब अगर मेरी छपी तो मैं उसमें उसको डालूंगा, ने बताया कि क्योंकि मैं EGFR म्यूटेट था तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है, हाँ ये टारगेटेड थेरेपी ओसिमर्टिनिब आप खा सकते हैं, और इसका कॉस्ट 5 लाख है, प्लस 1+2 की स्कीम भी है, तो 3 महीने का 5 लाख लगेगा। इसमें कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई, साइड इफेक्ट थोड़े कम हैं, 5 या 6% नहीं होते हैं, और आप आराम से इसमें सर्वाइव करेंगे। क्योंकि कितने दिन करेंगे तो ये तो मुश्किल है, फिर भी मिड इन टाइम जो है वो 19 मंथ्स का हम लोग मान के चलते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक है। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो नहीं हो पाएगा, 5 का 20 लाख साल का पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा सर ये नहीं हो पाएगा, कुछ और ऑप्शन बताइए। मैंने फिर सेकेंड ऑप्शन बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो रीज़न मैंने बाद में फाइंड आउट किया। मैंने कहा कि एक और टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी ऐड करते हैं, साइड इफेक्ट 35% लोगों को होता है, सर्वाइवल इसका भी ठीक है। कितना है? 18.5 का 7 मंथ्स में बताया था। तब मैंने कहा ठीक है, जब 20 लाख की दवा खा के 19 महीने जिंदा रहेंगे और ये सस्ती दवा खा के 19 ही महीने जिंदा रहेंगे, तो मुझे तो यही खाना है। उन्होंने फिर और भी ऑप्शन मुझे बताया, 4-5 लिख के बताया। ये एक बड़ा जरूरी होता है डॉक्टर का बताना, कितना टाइम देना। और मैं उनको डॉक्टर कुमार प्रभास समझ के बात कर रहा था, मुझे बाद में पता चला डॉक्टर सुनील चोपड़े। तो उन्होंने कहा कॉफ़ी पी लीजिए आप नीचे आके, फिर आइए दोबारा 3 बजे मिलते हैं और हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मुझे सर मुझे देना है, मुझे पता है मेरे पर्स में कितना पैसा है, मुझे इसको ही नहीं लेना है, मुझे ये वाली दे दीजिए ट्रीटमेंट। तो प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया और मैं वो ट्रीटमेंट लेने लगा। लेकिन मेरा क्या था कि वो जर्नलिस्ट लोग थोड़ी सी वो रहती ना उत्सुकता, तो मैंने फिर गूगल करना शुरू किया कि है क्या ये क्या चीज़ है। तो मुझे पता चला कि जिसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर कुमार प्रभास और उनके साथियों ने किया कि ठीक है, अगर हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम कम है और सब लोग नहीं खरीद सकते हैं या सब इंश्योरेंस नहीं है जो रिम्बर्स करे पैसे को, तो हम एक कम कॉस्ट की दवा पे उसी सर्वाइवल में लोगों को रख सकते हैं।
तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का और इस अस्पताल का कि जिन्होंने इस तरह की रिसर्च की। और बाद के दिनों में तो मैंने अभी अभी हाल का आर्टिकल पढ़ा है और मैं लगातार अब तो मैं पढ़ता रहता हूँ, चीज़ों को खोजता हूँ, पूछता हूँ। तो हम लोग प्रिविलेज हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स इस देश में हैं। और अभी जब मैं आ रहा था, मुझे मरीज हैं, उनके बेटे ने फ़ोन किया था, वो हिल डायरेक्टर थे अपने झारखंड में, रिटायर कर गए, उनको भी लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो मैंने कहा कि देखिए प्रोटोकॉल सेम ही होता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल सेम है, ऑप्शंस आपके पास हैं, चूज आपको करना पड़ेगा एज पर योर पॉकेट। तो ये नहीं सोचा कि हम अगर कहीं और जाते हैं तो कुछ ये हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं। तो मैं ये जान पाया कि ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि ये रिसर्च हुआ है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, भारत में। और सर मतलब मैं बहुत शुक्रिया, मैं वही कह रहा था युवराज सिंह वाली कहानी कि मुझे भगवान से इंटरेक्ट करने का मौका आपके बहाने मिलता है। कि आप सोचिए ना, मुझे 3.5 साल हो गए, मैं साइड इफेक्ट सोते हैं, ठीक है चेहरे का कलर बदल गया, लेकिन मैं काम तो कर ही रहा हूँ ना। मैं आराम से सर आता हूँ, मैं ओपीडी के लिए आया, मैंने वाइफ को होटल में छोड़ दिया, भाई तुम आराम से रहो, तुम क्यों परेशान होगी, मैं अकेले आता हूँ काम करने। मुझे लंबी यात्रा के को छोड़ दीजिए तो मुझे कंपेनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सुबह जगता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, सारी वही चीज़ें करता हूँ जो एक आम आदमी करता है। हाँ, मुझे एक फैक्ट पता है, वो फैक्ट ये है कि अगर आपका स्टेज 4 का कैंसर है, लंग कैंसर, और जो आंकड़े हमारे पास है, तो आपकी लाइफ नहीं है, यू हैव टू डाई। तो ठीक है, जब लाइफ को एक्सेप्ट किया है तो डेथ को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर रहता हूँ कि मुझे मेरी डेथ हो जाएगी पहले। मतलब आपको आप हंसेंगे शायद कि मैंने जो मोबाइल में वो नंबर सेव करके रखते हैं ना, इसके अलावा मैंने मेरा बेटा जो पढ़ता था, जब वो IIT की तैयारी कर रहा था, उसने बोर्ड लगाया हुआ था अपने कमरे में, उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं कि देखो मैं रहूँगा उसमें तो मैं तो बोल दूंगा भाई ये डॉक्टर साहब करना है, अगर मैं अचानक से घर में बेहोश हुआ तो इस नंबर पे कॉल करना है, एम्बुलेंस के लिए इस पे करना है। ये वो सारी सपोर्ट मैकेनिज्म का एक जो है ना SOS चार्ट बना दिया हुआ नंबर लिख के कि ये होगा तो ये करना है। डॉक्टर कुंजेश जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और मेरी कीमोथेरेपी करते हैं रांची में, मैंने उनको बोला हुआ है कि सर हम आएंगे तो हम तो बोलेंगे कि आप ये कर दीजिए, अगर बेहोश हो के आए, क्रिटिकल आए, तो मुझे ICU में या वेंटिलेटर पे तभी ले जाइएगा जब सर्वाइवल होगा। सर्वाइवल नहीं होगा, लेट मी डाई इन बार, कि मैं मर जाऊँ यहाँ पे सबको देखते हुए। तो इस फैक्ट को आदमी स्वीकार कर लेता है ना सर, तो लड़ाई ज़्यादा आसान हो जाती है। और मेरी लड़ाई आसान है 2 वजहों से। एक, आप डॉक्टर्स की वजह से, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा जो है ना, मैं पहले भी बहुत इज्जत करता था डॉक्टर्स की, टीचर्स की, लेकिन मेरा भरोसा काफ़ी बढ़ गया है, वो इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उससे भी ज़्यादा इज्जत बढ़ी है ना सर, ये जो नर्सेस हैं, जो ये जो सपोर्ट स्टाफ है, तो आदमी हाथ देता है, वो बोलती सुई लगा रहे हैं सर, दर्द थोड़ा सा होगा, अंकल, इतना तो कोई आपका अपना सगा भाई और बहन नहीं करेगा। मतलब मैं तो कई बार इमोशनल हो जाता हूँ नर्सेस को देख के कि भाई कहाँ की इतनी बहनें कहाँ से होगी। मेरी तो एक ही बहन थी, अब तो लगता है कि इस देश में जितनी नर्सेस है सब मेरी बहन है, या इस दुनिया में जितनी नर्सेस है सब मेरी बहन है, और सारे डॉक्टर्स भगवान है। तो ये लड़ाई मेरी आसान आप लोग की वजह से हुई है। और दूसरा जो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, वो सोसाइटी की वजह से हुई है। और एक मैं और भी अपील कर देता हूँ मरीज की हैसियत से, क्या पता मैं कल रहूँ नहीं रहूँ। देखिए सोसाइटी ने, अगर मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे सोसाइटी ने कुछ दिया, लेकिन सोसाइटी ने नहीं भी दिया है ना, तो भी सोसाइटी को देना चाहिए। आप दीजिए अगर आपके पास है तो। इस दुनिया में उदाहरण है, लोगों ने अपनी 75% जो है ना वेल्थ डोनेट कर दी है। खाने के लिए पैसा चाहिए ना सर, अच्छे से रहने के, इलाज हो जाए आपका, बच्चा पढ़ ले, कुछ और अतिरिक्त रख लीजिए बुढ़ापे के लिए, इसके बाद तो डोनेट करिए। थैंक यू ये काफ़ी सारी चीज़ एलाबोरेट करने के लिए, खासकर कि कैसे आपको भरोसा था कि यहाँ से अगर कुछ अपने देश से कोई काम हुई है एंड उस चीज़ का डेटा यूज़ करके हम ट्रीटमेंट डिसीजन लें एंड और उसको आपने उसका आपको फ़ायदा भी हुआ एंड यू हैड अ फेथ कि नहीं, मुझे फेथ होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे आपकी कमेंट चाहिए होगी इन जनरल लोगों के लिए, और जो मैं तो देखता हूँ आपके साथ क्योंकि इंटरेक्शन होती है, लोगों को कितना भरोसा होना चाहिए। और हमारे देश में जो लोग हैं
साइंटिस्ट हैं, क्लिनिशियन हैं, उनके लिए भी मैसेज की कितना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ रिसर्च हो एंड उसकी कितनी ड्रामेटिक इम्पैक्ट हो सकती है अगर हो तो, ये दोनों चीज़ के बारे में। सर मैं बताता हूँ, एक तो एग्जाम्पल मैं हूँ रिसर्च का। अगर रिसर्च नहीं हुआ होता, रिसर्च नहीं होती, तो मुझे वो दवा खरीदनी पड़ती महंगी, इसके लिए मुझे अपना सब कुछ स्टेज पे लगाना पड़ता, क्योंकि इलाज तो कराते ही ना, उपाय नहीं रहता, या फिर मुझे बहुत डाउनवर्ड जाना पड़ता जिसपे सर्वाइवल नहीं होता। मैं आज बात नहीं कर रहा था आपसे। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो रवि जी जिस रिसर्च की बात कर रहे थे, ये एक तरह की लंग कैंसर है, उसमें एक तरह की ट्रीटमेंट डेवलपमेंट की है। तो जो उन्होंने बताया, एक ट्रीटमेंट जो कि इस सिचुएशन में दी जाती है, जो काफ़ी अच्छी होती है, उसकी कॉस्ट उस समय पे करीब करीब 5 लाख रुपीज़ पर मंथ आती थी। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टाटा हॉस्पिटल में हम लोग, सब लोगों ने मिल करके, टाटा हॉस्पिटल के बैनर के अंदर में सारी टीम ने मिल करके, थोरासिक डीएमजी के टीम ने मिलकर एक रिसर्च की जिसमें ट्रीटमेंट डेवलप किया, जिसकी कॉस्ट टाटा हॉस्पिटल में जो सेम जो ट्रीटमेंट अराउंड 5 लाख में दी जाए, उसी तरह की ट्रीटमेंट जिससे कि आउटकम उतना ही हो, ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, उससे लाइफ उतनी ही हो बट ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, उसकी कॉस्ट करीब करीब 5-6,000 रुपीज़ पर मंथ आती है। और ये क्या करती है कि ये ट्रीटमेंट इस कॉस्ट की वजह से ऑलमोस्ट कोई भी ले सकता है इस देश में। तो वो उस रिसर्च की बात कर रहे थे एंड हम सब शुक्रगुजार हैं इस हॉस्पिटल के, टाटा हॉस्पिटल के, कि ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये हमारे पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल था। तो रवि जी इसके बारे में बात कर रहे थे। तो रिसर्च इसलिए ज़रूरी है, और मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था दैनिक भास्कर रिसर्च पे, सिर्फ कि अगर रिसर्च नहीं होगा, अगर जो क्लिनिशियंस हैं अगर रिसर्च नहीं करेंगे, सिर्फ आपका पूरा फोकस ओपीडी पे होगा, तो ओपीडी पे आप एक प्रोटोकॉल को ही बता रहे होंगे, आप नया कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बाद में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हुआ, इसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हुआ, तो मुझे डायबिटीज़ भी है। फिर भी मैं फिट हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास इंसुलिन किसी ने बनाया था, वो इंसुलिन मैं ले लेता हूँ और मेरे बॉडी में इंसुलिन आ जाता है। एंजाइम कम बनता है, दवा बनी हुई है पैंक्रियाज की, वो मेडिसिन लेता हूँ खाने के साथ, तो मेरा एंजाइम भी मेंटेन हो जाता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि रिसर्च ही तो हुई है ना सर। अदरवाइज आप सिर्फ पैरासीटामोल के भरोसे, या किसी दो पैरासीटामोल ने ऐसे कह दिया, वो भी रिसर्च से ही आई है, वो भी रिसर्च से आई है। तो आप अगर नया रिसर्च नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और बाकी पब्लिक के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर आप सक्षम हैं किसी भी स्तर से, तो गवर्नमेंट पे जो डिसाइडिंग लोग हैं उन पे दबाव बनाना चाहिए कि रिसर्च हो। मेडिकल में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग बीमार होते हैं, तो रिसर्च होगी तभी तो रहेंगे। और मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने 18 महीने ही सोचा था सर अपना, और आज जो है 3.5 साल हो गए। और अभी मैंने जो लास्ट आर्टिकल पढ़ा है कि ओवरऑल सर्वाइवल 6.67% है 5 साल का, तो मुझे उम्मीद है कि साथ में 5 साल रह लूँ। और मुझे लिए वो मैटर भी नहीं करता, 5 साल या 6 साल या 4 साल मेरे लिए अब मैटर नहीं करता है। मेरे मैटर ये करता है कि एक रिसर्च भारत में हुई थी, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, और इस रिसर्च की वजह से मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने IIT से पास होते देखा। ये मैं नहीं देख पाता। एक मिडिल क्लास बाप अपने बेटे को IIT से पास आउट होते देखे, तो नौकरी करते हुए देखे, ये नहीं हो पाता रिसर्च नहीं होती। तो ये हुआ, हाँ मुझे पता है, बट वाइफ को यंग एज में छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये एक दूसरी बात है, क्योंकि वो उस बीमारी का भी इलाज नहीं हुआ, वो भी रिसर्च से होगा। अगर टीका बन जाए और बनेगा ही, तो इंसुलिन तो बना ना सर, तो ये भी बन जाएगा। तो हमें रिसर्च पे सर, मेरा तो यही मानना है रिसर्च पे। बिल्कुल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने जो आपके विचार थे कि, और ये सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जो हम डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट है, जो जनरल पब्लिक है सोसाइटी में, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको इनकरेज की जाए, जिससे कि हमारे लोगों को सोल्यूशन मिले। जैसे आपको पता चल गया होगा कि हमारे और रवि जी के एक रिलेशन है एज अ पेशेंट एंड एज अ डॉक्टर।
बट कैंसर में क्या होता है ना कि एक किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, एंड स्लोली मोर एंड मोर टाइम गोज़ बाय मेरी रियलाइजेशन है कि वो सही है कि कैंसर पेशेंट और डॉक्टर, जनरली हम बोलते हैं हमारी प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन होने चाहिए, बट किसी ने बोला कैंसर में एक सब कॉन्शियसली आप बियॉन्ड एक पेशेंट और कैंसर का रिलेशन हो जाती है। मैं मानता हूँ वो सही है, एंड मेनी टाइम्स मैंने ये फील किया है। और रवि जी मेरे ख्याल से वो शायद आपके लिए भी मेरे मन में ऐसा है कि वो थोड़ी सी देयर इज अ सब कॉन्शियस कि आपसे कि नहीं ये तो मेरे पेशेंट हैं, उतना ही नहीं रहता है। एंड वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में इंट्रोडक्शन में ये मेरे मित्र जैसे हैं, एंड दैट इज सो नाइस टू हैव हिम एज अ फ्रेंड। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगा कि ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड। भगवान करे आपको और बहुत से अवार्ड मिलें, भगवान करे आप और जैसे आपने मुझे इंस्पायर किया है, आप और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करें जो इसी फील्ड में और दूसरे फील्ड में और बहुत सारे काम करते रहें। आपके फ्यू लास्ट वर्ड्स। सर थैंक यू सो मच कि आप इतना ख्याल रखते हैं हमारा, और ये फैक्ट है, मैं एग्री करता हूँ 100% कि एक रिश्ता डॉक्टर पेशेंट के अलावा बन जाता है जब आप कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास हर बार, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना अलग करता। मैंने कई बार डॉक्टर्स को कहा कि आपका चेहरा देख के मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो फैक्ट है ये कि एक अलग रिश्ता बनता है। और अवार्ड तो चलिए एक रिकॉग्निशन है कि रिकॉग्नाइज किया ISLC ने और वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अवार्ड के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है लेकिन कि मुझे लगातार काम करना है, और जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि गवर्नमेंट नहीं बने तो फिर नए सिरे से मेरी कोशिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूँ या मैं कोई बीच का इंटरेक्शन हो, और अगर वो हो पाया तो जो भी चीज़ें समझ में आती हैं वो मैं आगे भी करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच। एक लास्ट ऐड करना चाहूँगा कि यस ये इन्होंने कभी अवार्ड के लिए काम कर नहीं किया, इनफैक्ट इन्होंने नाम नॉमिनेट नहीं किया है, किसी और लोगों ने इनका नाम नॉमिनेट किया है। जो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को ये पता होना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। देयर वर सम अदर पीपल उन्होंने नॉमिनेट किया था इस अवार्ड के लिए जो इनको मिला है। एंड अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ भगवान करे आप बहुत सारे आपको अचीवमेंट मिले। मैं और बाकी पेशेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा, सीइंग हिज इंस्पायरिंग लाइफ, एंड जैसा मैंने बोला कि हिज लाइफ एंड हिज कंडक्ट हैज़ इंस्पायर्ड मी, एंड मैं हमेशा सोचता था ये हाउ कैन ही सी बियॉन्ड। हमें तकलीफ़ है, हम अपनी तकलीफ़ में घिर जाते हैं, एंड यहाँ पे एक इंसान है कि वो आराम से सोच सकता है, एंड ये बहुत आराम से मैं देखा ये सोच पाते हैं और लोगों के बारे में। दैट हैज़ बीन वेरी इंस्पायरिंग। मैं और सबको बोलना चाहूँगा प्लीज़ इनसे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, एंड यही एक तरीका है जो उन्होंने बोला भी, इसी तरीके से सोसाइटी नेक बन सकती है और सोसाइटी सारे और बाकी लोगों के लिए भी कामयाब बनाने के काम आ सकती है। तो रिक्वेस्ट एवरीबडी गेट इंस्पायर्ड,